वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हम कह सकते हैं मुज़ाकरात हुए यूरोप के मुल्क स्विट्ज़रलैंड में। गुज़िश्ता रोज़ जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो सारी दुनिया की ही नज़रें उस तरफ लगी हुई थी, मगर वहाँ पहुँचना भी कुछ आसान नहीं था। सभी कब से बात कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान में दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हुई है, तो सब उस दिन से ही सबका इंतज़ार था कि कब ये मौका आएगा कि ये दोनों पार्टीज़ जो है मुज़ाकरात जारी रखेंगी। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में पहुँचते भी मसाइल हुए। एक दफ़े तो ईरान के वफ़द ने इनकार कर दिया क्योंकि साउथ लेबनान में जो इज़राइल की तरफ से हमले हो रहे थे, मगर फिर जब स्विट्ज़रलैंड सब पहुँच ही गए, अमेरिका, कतर, पाकिस्तान, ईरान, सब की तरफ से ही वहाँ हम कह सकते हैं कि एक हैवी जो डेलीगेशंस है जिनमें सीनियर ऑफिशियल्स थे हर मुल्क से, वो मौजूद थे। वहाँ भी जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो बीच में एक मरतबा रुकावट आई क्योंकि सदर ट्रंप जो अमेरिका में मौजूद थे, उन्होंने ईरान के हवाले से सोशल मीडिया पे बयान दे दिया और ख़बरदार किया ईरान को कि अगर वो लबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ को रोकेगा नहीं तो फिर अमेरिका की तरफ से एक सख्त हमला किया जाएगा। मगर इसके बावजूद मुज़ाकरात जो थे वो जारी रहे और जो सालसी का किरदार कतर और पाकिस्तान अदा कर रहे थे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि ईरान और अमेरिका की बजाय पाकिस्तान और कतर की तरफ से एक एलामिया जो है वहाँ जारी किया गया। इस एलामिया में बताया गया कि जो इजलास था वो एक मुस्बत और तामीरी माहौल में मुनक्किद हुआ और ये भी कहा गया कि अब मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं उनके लिए पेशरफ्त भी हुई है। एलामिया के मुताबिक एक आला सतह की जो कमेटी है उसके क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वो सालसी के अमल के लिए सियासी निगरानी फराहम करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मरकज़ी मुज़ाकरात जो है बाकायदगी से इस आला सतह की कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी, चाहे वो न्यूक्लियर इशूज़ हों या पाबंदियों का जो मामला है, इस तरह इनके निफाज पे काम होता रहेगा। और साथ में एक आला सतह की कमेटी जो है, यही जो आला सतह की कमेटी है, ये 60 दिन में एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। और इसके साथ साथ एक कन्फ्लिक्शन जो सेल है, यानी कि तनाज़े कम करने के लिए सेल है, उसको भी अब बनाया गया है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लोधी साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं बराए अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव, इसके साथ साथ लंदन में भी और वाशिंगटन DC में भी। और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मगर इनसे पहले हम ब्रीफली बात करेंगे अनस मलिक साहब से। सहाफ़ी हैं, एशिया वन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ये मौजूद थे ये जब सारे मुज़ाकरात हो रहे थे। वेलकम टू द शो एवरीवन। जी अनस मलिक साहब, वेरी क्विकली प्लीज़ बताइए कि क्या माहौल रहा वहाँ। ये भी कहा जाता है कि एक आध दफ़े तलखी हुई और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान ने वॉकआउट नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा फॉर हैविंग ऑन द शो। देखें, कल जो होने वाले मुज़ाकरात थे, डायरेक्ट नेगोशिएशन तकरीबन 100 मिनट तक वो जारी रहे और उस डायरेक्ट नेगोशिएशंस में बेसिकली एक पॉइंट इन टाइम ये हुआ कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, उनके ट्वीट से ज़्यादा और ट्रूथ सोशल पोस्ट से ज़्यादा जो उनका फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू था, वो केस इन पॉइंट आया और उसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई। यहाँ तक कि एक ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वो अपना फ़ोन निकाल के वो इंटरव्यू पढ़ के सुनाया और उसके बाद ये कहा गया कि ये सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसी टोन सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती। उससे पहले जो मुज़ाकरात का अमल था वो बड़े अच्छे माहौल के अंदर, बड़े कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव माहौल के अंदर चल रहा था। इन अ लिटरल मैनर हंसी खुशी के माहौल में चल रहा था, हंसी मजाक के माहौल में चल रहा था। और उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो तकरीबन 4:45 बजे करीब लोकल टाइम, तो ब्रेक के बाद ईरानी साइड, ये रिजॉर्ट जो था उसकी कॉम्पोजिशन ये थी कि एक मेन रिजॉर्ट है और उसके अंदर 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और वो रिजॉर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही हैं। तो ईरानी साइड अपने मेन वेन्यू से लेके, जो नेगोशिएशंस वेन्यू से उठ के अपने होटल में गोया अपने ब्लॉक के अंदर गया, तो खबरें यहाँ पे चल गई कि ईरानी साइड ने वॉकआउट कर दिया है, ये टॉक्स का बॉयकॉट कर दिया है। उस वक्त भी जब ईरानी साइड अपने होटल गया या अपने ब्लॉक में गया, तो उस वक्त सैयद अब्बास अरागची वो मेन एरिया में मौजूद थे और वो शटल अराउंड कर रहे थे।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और कतरी मीडिएटर्स और फैसिलिटेटर्स जो हैं वो भी इस पूरे असना के अंदर बैक एंड फोर्थ करते रहे। और उसी के तनाजुर में तकरीबन मिड डे, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 साढ़े 7 बजे के करीब ये डिसाइड हो गया था कि आज जो होने वाली टॉक्स हैं वो ख़त्म अगर होती हैं तो उसका एक एलामिया ज़रूर निकलेगा। पहले ये गुमान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये चारों ममालिक जो हैं वो उसका एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, लेकिन फिर ईरान की जानिब से कुछ ऑब्जेक्शंस किए गए उसकी लैंग्वेज के ऊपर, उसमें एक मेंशन के ऊपर, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान और कतर की जानिब से ही ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जाएगा। जी ठीक। और सर ये बताइएगा कि अब अगले जो हफ्ते टेक्निकल टॉक्स रहेंगे, एनी आइडिया व्हाट इश्यूज दे विल फोकस ऑन प्राइमरीली? लेकिन टेक्निकल टॉक सबसे 1 घंटे बाद यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ये पूरे हफ्ते टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो चलती रहेंगी और पाकिस्तान, कतर, ईरान और अमेरिका, इनके चारों की जो टेक्निकल टीम्स हैं, जो वर्किंग लेवल जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में ही मौजूद हैं। ये इस पूरे हफ्ते भी चलेंगे और आइंदा हफ्ते भी चलेंगी। गोया 10 से 12 रोज़ तक ये टेक्निकल टॉक्स का सिलसिला होगा, जिसमें ज़्यादा फोकस 3 चीज़ों के ऊपर होगा। एक लीगल एस्पेक्ट पे गोया जो कि सैंक्शंस का हिस्सा है, उसमें पाकिस्तानी टेक्निकल टीम भी मुआवनत करेगी। उसमें लॉ मिनिस्ट्री के लोग होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग होंगे और वजारत खारजा के लोग होंगे। साथ साथ जो पॉलिटिकल साइड है जिसमें न्यूक्लियर का मामला है, उसमें वजारत खारजा और दूसरे जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तानी साइड से उसकी टेक्निकल टीम का हिस्सा होंगे और उसमें मुआवनत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनस साहब, आपने ये वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से और जाहिद हुसैन साहब से। जी डॉक्टर मलिया, आपने अनस मलिक साहब की भी बात सुनी और इसके अलावा भी आप ऑब्वियसली सारी मामले को देखती रही हैं। आपके ख्याल में डिड इट गो एज स्मूथली एज यू एक्सपेक्टेड, या जिस किस्म की बीच में कोई रुकावटें आई या थोड़ी सी बदमज़गी हुई, आप इसको भी एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, हिकअप्स तो ज़रूर थे इस प्रोसेस में, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देखें जो कि बाद में अमेरिकन और ईरानियन साइड्स की तरफ से आए, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट और फिर वाइस प्रेसिडेंट वैंस का जो स्टेटमेंट था, तो दोनों ने इस बात को तस्लीम किया कि पेशरफ्त हुई है और अच्छी पेशरफ्त हुई है हाई लेवल टॉक्स में। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ मार्क्स अ गुड बिगिनिंग, इसलिए कि आगे जाके द रोड इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉकी एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस जो आगे आ रहा है। अब ये ज़रूर है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में, जैसे आपने भी बयान किया, जो रोड मैप दिया गया है और मुख्तलिफ़ किस्म के मेकनिज़म सेटअप किए हैं, उम्मीद तो यही है दोनों साइड्स की कि उनके ज़रिए अगर डिफरेंसेस क्रॉप अप करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, तो उनके पास कम से कम mechanisms हैं टू एड्रेस दीज डिफरेंसेस। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इस वक्त, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त इज़राइल है। उसको तो हम कहेंगे द एलिफेंट इन द रूम। सो इज़राइल ने पूरी कोशिश की अब तक कि वो इस प्रोसेस को सैबोटाज करें। उन्होंने कैंपेन्स रन की हैं अमेरिका में, उन्होंने लबनान पे जिस किस्म की मिलिट्री ऑफेंसिव की है, और उसके अलावा भी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई उनकी तरफ से, तो ज़ाहिर है उनका पर्पस और इंटेंट तो क्लियर है टू समहाउ सैबोटाज द प्रोसेस। सो रियली इट डिपेंड्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स किस हद तक ट्रंप जो है वो रेन इन कर सकता है इज़राइल को, बिकॉज देखिए ट्रंप इज़ इन्वेस्टेड इन दिस डील नाउ, तो उसके तो मुफाद में है, उसके इंटरेस्ट में है टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स। और ये जो 60 दिन का प्रोसेस है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि प्रोसेस कोलैप्स कर जाए। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड द टेक्निकल लेवल टॉक्स वी कैन डिस्कस लेटर। लेकिन इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है वो इज़राइल से है, एंड ऑफ कोर्स सदर ट्रंप से उस हद तक है कि उनके जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है उससे वो बाज नहीं आते हैं, और उससे फिर या ताख़ीर हो जाती है या बिल्कुल, यानी कि जो टॉक्स हैं वो दे आर इंडेंजर्ड बाय व्हाट ही सेज। बिल्कुल सही।
जाहिद साहब, आपने डॉक्टर मलिया की बात सुनी, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि ये जो अब 60 दिन का अब पीरियड है, जैसे उन्होंने कहा कि भी जो इश्यूज़ हैं बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, उनके जो चैलेंजेस हैं वो तो एक तरफ, बट सबसे बड़ा ख़तरा इज़राइल है। तो इधर मैं आपसे ये पूछूंगी कि इफ़ यू एग्री विद हर, तो आपके ख्याल में कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर पाएंगे इज़राइल को? देखें, ये बात सही है कि इस वक्त जो भी प्रोसेस है उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा तो इज़राइल का लेबनान पर जो अटैक जारी है वो है। और जैसे कि ये इस पे जो उनके 14 नुकाती प्रोग्राम था, उसमें जो है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक बुनियादी चीज़ यही थी कि इज़राइल को रोका जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी जो है मेरे ख्याल उम्मीद की हल्की सी नज़र आती है, क्योंकि जो एक सेल बना है एक इसमें इन्फेक्ट है, तो उसके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इज़राइल को भी जो है रोका जा सके। अब रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं वो अलग मसला है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इज़राइल की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको करें। लेकिन एक सबसे बुनियादी चीज़ जो आती है वो ये है कि इस बातचीत में बहुत ही मस्बत रही है ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी खबरें भी आ रही थी। अभी मैं देख रहा था वैंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें जो है काफ़ी एक चीज़ें जो साफ जाहिर होती हैं। मसलन ये कि ईरान के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये थी कि जो उसकी तेल की बरामद थी उस पर इजाज़त दे दी गई है, और न सिर्फ उसको इजाज़त दे दी गई है बल्कि उसके साथ साथ जो है कुछ जो है एसेट जो है अनफ्रीज भी किए गए हैं। एक और चीज़ भी जो अच्छी हुई है वो ये थी कि ईरान को जो इस बात की भी इजाज़त दे दी है कि जो है वो डॉलर में अपनी ट्रांजैक्शन कर सकेगा ये तेल की। तो एक हद तक जो है मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है अच्छी खासी मस्बत प्रोग्रेस हुई है। लेकिन मसला वही आती है कि इन किस्म की जो बातचीत में वही आता है कि आगे चल के रुकावटें क्या होंगी। एक और चीज़ भी सामने आई है वो ये है कि न्यूक्लियर इशू, जो कि सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल समझा आता था, तो अब ये इसमें आई कि ईरान ने इजाज़त दे दी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो है वो मॉनिटरिंग टीम, लेकिन ईरान ने तो पहले भी इजाज़त दी थी। आपको याद होगा कि जब से बॉम्बिंग हुई थी उससे पहले तो इजाज़त थी उसको। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर मलिया, जैसे अब जाहिद साहब जो बात कर रहे थे, तो उससे अगेन वी कम बैक टू द थिंग के दोनों मुल्क का भी बहुत मफाद है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें और उसमें से कोई मुस्बत पेशरफ्त हो, और दोनों ममालिक के लिए। एक तरफ अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मईशत, जंग रुकनी और तेल की कीमतें नीचे आनी बहुत ज़रूरी है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, तो दूसरी तरफ अगर ईरान को के एसेट्स अनफ्रीज़ कर दिए जाते हैं, वो तेल जो है वो बेच सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक, जिसको हम कहते हैं ना, इंसेंटिव होगा कि अगर इज़राइल कोई कोशिश कर भी रहा है तो वो फोकस करें ऑन दीज टेक्निकल इश्यूज, फॉर एग्जांपल एसिड अनफ्रीजिंग, या जैसे तेल जो है वो बेचा जा रहा है, कुछ सैंक्शंस में कमी है उस पर डिस्कशन हो रही है। डू यू थिंक दैट विल बी इनफ टू कीप ईरान इन द रूम? देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ईरान इन द रूम। मेरा ख्याल है जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं वो बहुत ही यानी कि ऐसे एरिया को डील करेंगी न्यूक्लियर जिस पे कि दोनों मुल्कों की पोजीशंस आर नॉट रियली अलाइंड येट, दे आर स्टिल वेरी फार अपार्ट जी। उसके अलावा स्ट्रेट हॉर्मुज़ खुल तो गई है, लेकिन उसकी फ्यूचर गवर्नेंस क्या होगी उस पे भी टेक्निकल लेवल ही पे बातचीत होगी, और वो भी इतना आसान इशू नहीं है। जहाँ तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, ईरान विल इंसिस्ट ऑन इट्स राइट टू इनरिचमेंट। ज़ाहिर है वो यही कहेंगे कि, और कहते भी आ रहे हैं कि जी राइट टू इनरिचमेंट डजंट मीन कि हम वेपन ग्रेड HEU जो है वो बनाएंगे, लेकिन हमें राइट टू इनरिचमेंट इसलिए चाहिए है बिकॉज फॉर मेडिकल, साइंटिफिक एंड अदर रिसर्च पर्पसेस दिस इज़ आवर राइट, जो कि उनको NPT देती है। अब क्या अमेरिका इसको तस्लीम करने को तैयार है? आई डोंट नो। दूसरा, मैं समझती हूँ कि जहाँ पर उनके पोजीशंस अगेन बहुत फार अपार्ट थी, शायद वहाँ मेरा ख्याल है मे बी इट्स नैरोड अ लिटिल बिट, वो ये है कि व्हाट टू डू अबाउट ईरान्स HEU स्टॉक्स, यानी कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के जो स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक पाइल है।
تو اس میں اب تک تو ٹرمپ آپ کو معلوم ہے نا عرفہ کہ وہ کہتا آ رہا ہے کہ جی ہم تو ملک سے باہر لے جائیں گے، جس کو وہ نیوکلیئر ویسٹ کہتا ہے یا نیوکلیئر جی ڈسٹ بالکل. کہتا ہے بلکہ. لیکن اگر آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دیکھیں تو وہاں پر تو اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ایران نے ہمیشہ کہا، وچ از کہ وہ ڈاؤن بلینڈ یا ڈائلیوٹ کرنے کو تیار ہیں ایچ ای یو کو آئی اے ای اے کے سپرویژن کے تحت. سو دیٹس لانگ اسٹینڈنگ ایرانین پوزیشن. سو آیا اس پہ اگریمنٹ ہو جاتی ہے؟ سو یو نو دیٹس اے بگ کویسچن. تو آئی تھنک وی شوڈ بی اے لٹل میجرڈ in our approach and look at both the possibilities as well as the obstacles. تو یہ یعنی کہ ٹھیک ہے اٹس گاٹ آف ٹو گڈ اسٹارٹ، مگر ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ جو گڈ اسٹارٹ میں بھی ڈیلیز ہوئے، آلموسٹ کولیپس ہونے لگے تھے ایٹ ون پوائنٹ دا ٹاکس. سو دس ول دس ریمینس اے پرابلم ایریا، اینڈ اسپیشلی صدر ٹرمپ جیسے شخص کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور جیسے جیسے اگر وہاں پر پریشر آتا ہے صدر ٹرمپ پہ امریکہ میں کہ جی اٹس اے بیڈ ڈیل، دیٹ اٹس اے ڈیل ورس دین دا ون دیٹ پریزیڈنٹ اوباما ہیڈ میڈ ود ایران، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صدر ٹرمپ کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ ہی از کیپیبل آف ریورسنگ کورس. سو دیز آر آل دا کویسچن مارکس. وی ڈونٹ ہیو آنسرز ٹو دیم، لیکن وی ہیو ٹو کیپ دیم ان ویو. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے اور زاہد حسین صاحب سے. زاہد صاحب، ڈاکٹر ملیہ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو میں آپ سے پوچھوں کہ سپوز یہ جو اتنے اختلافات ہیں ان پہ دونوں ملک جو ہیں قریب نہیں آ سکتے، تو واٹ از آپ کے خیال میں پھر بات کہاں تک جائے گی؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جب ملاقات ہوئی اس کے بعد کتنا عرصہ لگ گیا سوئٹزرلینڈ میں بات پہنچتے ہوئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ کین بی ایون ورس اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر لڑائی پر بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری مشکلات اس میں ہیں. اب 60 دن کی اصل جو مسئلہ آتا ہے، لیکن شروعات تو اچھی ہوئی. بہت ساری چیزیں جو کہ ایران کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ اس کو جو ہے کافی کنسیڈ کیا گیا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب ٹیکنیکل سطح پہ جب بات چیت ہوگی تو اس میں اصل مسئلے جو ہیں اس میں ابھر کے آئیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ، جیسے بھی پہلے بات ہو رہی تھی، کہ وہ نیوکلیئر کے ایشو پہ آتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت کے حالات کو اگر دیکھا جائے، آئندہ کیا ہوتا ہے 60 دنوں میں وہ الگ بات آتی ہے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کو بھی ایک مجبوری ہے کہ اس جنگ سے کس طرح سے نکلا جائے. یہ ایک ایسے اس میں پھنس گئے ہیں جو کہ میرا خیال یہ کتنا آبجیکٹیو جو ان کے جتنے بھی خیالات تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے دوبارہ تیار بھی ہوئے ہیں. یقینی بات ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے ایشوز، جیسے اب انہوں نے بڑا فاتحانہ انداز میں امریکہ نے اس کو کیا کہ ایران نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. تو یہ تو ایران کی ہمیشہ کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. 2015 کی جو ہے اگر آپ ڈیل اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. دیکھیں تو اب وہ یہ کہ مشکلات ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایک تو اگر پوری حالات کو دیکھا جائے، اسرائیل بیسیکلی جو ہے سب سے بڑا جو ہے رکاوٹ ہے، اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کوئی بھی ایران کے ساتھ مذاکرات ختم ہو. یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ کی جو رائٹ ونگ ہے، جو کہ ہاکس کہلاتے تھے جنگ میں، تو وہ ان کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے، دوسرے پریشر کو بھی ذرا دیکھ لیں. ایک پریشر تو یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر اس جنگ کے موسٹ ان پاپولر جنگ ہے یہ، اور اس کے بعد مڈ ٹرم کی بھی ہے کہ وہ تیسری ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں گلوبل سطح پہ جو پریشر ہے اس وقت جو ہے، یہ جنگ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں صرف ان کی دو ملکوں پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں گلوبل پڑے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے ہوتی ہے، اس پہ تقریباً تمام جگہوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کیا گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز بھی موجود ہیں. جہاں تک یقینی بات یہ انریچمنٹ والا تعلق ہے، وہ ایک رہے گا ٹیکنیکل ایشو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کہ اس میں بھی بات آئی کہ وہ اندر ایک ٹرمپ کا جو بیان تھا کہ وہ اپنے اندرونی طور پہ بھی اس چیز کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ملیہ، آبویسلی ایک طرف تو نیوکلیئر ایشو بڑا ہے، پر جیسے آپ نے ذکر کیا ہرمز پر بھی جو معاملہ ہے وہ پھنس سکتا ہے، خاص طور پہ کہ کیونکہ جو ایم او یو تھا اس نے کہا کہ 60 دن کے لیے صرف
कश्तियाँ वहाँ से गुज़र सकती हैं, उसके बाद ईरान जो है वो कोई नई रजीम भी बना सकता है। लोगों का ख्याल भी है कि वो कोई फ़ी चार्ज करना शुरू कर देंगे जो शायद अमेरिका को या अमेरिका के इत्तेहादियों को ना सूट करे। देखिए, ये भी बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और मैं नहीं समझती कि अब जबकि ईरान ने देखा है कि उनके पास किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज आई by their control of the Strait of Hormuz, they're not going to give this. They're not going to give it up. सही। वो आसानी से तो नहीं खुद दे देंगे, और क्यों दें वो? तो मेरा ख्याल है जो फ्यूचर उसकी गवर्नेंस अरेंजमेंट होगी, ईरान तो चाहेगा कम से कम इट विल नेगोशिएट वेरी हार्ड कि वो और ओमान मिलके उनके जॉइंट सुपरविजन में जो है वो गवर्नेंस की कोई सिस्टम बनाया जाए। अब आया वो अमेरिका को कबूल होगा या नहीं होगा, we have to wait and see. So again, this is going to be another area that will require mutual accommodation between the two countries. लेकिन इसमें तो मेरे ज़हन में तो कोई शुबा नहीं है कि they're not going to give it up. ये they're not going to give up control of the Strait of Hormuz. ज़ाहिद साहब, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ईरान के जो सदर हैं वो कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे, उनकी यहाँ बहुत अहम मुलाकातें होंगी। हाउ सिग्निफिकेंट, और आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात का इतनी जल्दी, क्योंकि ज़्यादातर जो की प्लेयर्स थे जैसे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब, उनसे तो उनकी मुलाकात आई मीन इरानियन ऑफिशियल्स की उनसे मुलाकातें अभी स्विट्ज़रलैंड में भी हुई। व्हाट डू यू थिंक इज़ द पर्पस ऑफ दिस ट्रिप और कैन बी? अभी तो मतलब कोई वो नहीं है, मालूम नहीं हुआ है कि एजेंडा क्या है। यकीनी तौर पे ये जो दौरा है उसकी अहमियत तो होगी, यकीनन होगी, और उसकी मेरे ख्याल मुझे लगता है ये कि मज़ाकरात जो है, देखिए वही है कि बहुत ही डेलिकेट मज़ाकरात होने जा रहे हैं टेक्निकल कमेटी में। हर चीज़ पे जो जैसे अभी बात हो रही थी कि जो है मुस्तकिल तौर पे कि जो है वो इतने सारे मसाइल होंगे, तो उसको मेरे ख्याल ईरान के अपने कंसर्न भी हैं। देखिए ईरान के अंदर दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ पे जो है वो चाहेंगे कि एक क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जैसे अब देख लें, ईरान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी जिस ईरान के साथ हुआ है, जिस तरह के जो है वहाँ पे पूरी तबाही फैलाई गई है, जहाँ पे पूरे उनके सुप्रीम लीडर को भी शहीद किया गया, और जो है उसके साथ साथ जो है अगर आप इनके मुझे मुश्तबा खमनाई का अगर स्टेटमेंट देखें तो वो भी खासा एक वो आपको नज़र आती है कि किस तरह से एक रिजर्वेशन भी ईरान के अंदर मौजूद है इस पूरे बातचीत के हवाले से। अब जो है मेरा ख्याल यही है कि क्योंकि अब एक बहुत ही नाजुक मरहले पे ये मुज़ाकरात दाखिल हुए हैं। जब आप टेक्निकल पहले शुरू की तो होती है कि सेरेमनी भी होती है, उसमें ब्रॉड चीज़ों पे एक फ्रेमवर्क डिस्कशन नेगोशिएशन के लिए वो भी एग्री हो गया। लेकिन असल मसला ये आता है कि जब टेक्निकल सतह पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके मुतालिक जो है ईरान सफाई चाहेगा, और मेरा ख्याल ये है कि उस दौरे में कह सकते हैं, मुझे और तो इसका पता नहीं, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए। डॉक्टर मलिया, वी हैव 1 minute लेफ्ट, अगर आप भी इस दौरे के हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ। जी, I think it's symbolic. The value of this visit is symbolic. It will further cement the Pakistan-Iran relationship. I think fundamentally he's coming to basically express his gratitude to Pakistan. I think the negotiations are being conducted by other Iranian leaders, not by the president. So his visit is very important, but I think it's of symbolic value. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट में एक हम कह सकते हैं कि कहानी बनी, कंट्रोवर्सी बनी, एक जो नए टेलीकॉम बिल है उसको लेके। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट का, जहाँ बजट के दौरान एक कानून पे इतना तनाज़ा बना कि अब हर कोई ही उसकी बात कर रहा है। ये है जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026। बजट से एक दिन पहले नेशनल असेंबली से ये बिल पास हुआ, फिर सेनेट में गया। सेनेट में जो था इस बिल पर एतराज़ात उठे
اور پھر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہانی بن گئی. جو تنقید ہو رہی ہے اس بل پہ وہ یہ ہے کہ اس میں ٹیلی کام کمپنیز کو بہت زیادہ اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ چاہے حکومت کی زمین ہو, چاہے ایک فرد کی زمین ہو یا پراپرٹی ہو, چاہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہو, ٹیلی کام اتھارٹیز کو رائٹ آف وے ملے گا. اب کیبل جو ہے یا فائبر کیبل جو ہے وہ ڈالنے کے لیے تو یہ رائٹ آف وے سمجھ بھی آتا ہے, مگر اس بل میں ان کو رائٹ آف وے مل گیا ہے ٹاور انسٹال کرنے کا بھی, کہ وہ خط لکھیں, 2 دفعے بتائیں, چاہے وہ حکومت کی زمین ہے, چاہے پرائیویٹ پراپرٹی ہے, چاہے ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, وہ خط لکھیں, 15 دن کے بعد دوبارہ خط لکھیں. اس کے بعد جب 30 دن گزر جائیں پہلے خط کے بعد, تو جو حکومتی زمین والے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرد ہے تو وہ حکومت کو اپیل کر سکتا ہے, کورٹ کو نہیں, حکومت کو. اور اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس بھی کوئی خاص آپشنز نہیں ہیں. تو اس پر اب بہت شور مچا. پلوشا خان صاحبہ اور سینیٹرز نے اس پہ شور اٹھایا, پھر کچھ صحافیوں نے جیسے کہ رؤف کلاسرا صاحب ہیں انہوں نے اس پر پروگرامز کیے. تو اس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ ہمیں بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس بل کو دوبارہ دیکھا جائے گا, چاہے شہزہ فاطمہ صاحبہ ہوں آئی ٹی منسٹر, ان کے تو استعفے کی کال آ چکی ہے. دوسری طرف لا منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ کلیئرٹی تو پہلے ہی ہونی چاہیے بل میں, اور نیشنل اسمبلی سے یہ پاس کیسے ہوا؟ بہت سے سوالات ہیں, جواب بہت کم ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اب کمیٹی بنا دی ہے, وہ کمیٹی اس بل کا جائزہ لے گی. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قلبی علی صاحب, صحافی ہیں, ڈان اخبار اسلام آباد سے وابستہ ہیں اور اس ایشو کو کور کرتے رہے. ویلکم ٹو دا شو. جی قلبی علی صاحب, یہ بتائیں, پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ بل میں اگر اتنے مسائل تھے تو یہ نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی سے پاس کیسے ہو گیا؟ اس میں ایک چیز جو آج میں نے پوری فائل پڑھی ہے, یہ جنوری میں آیا تھا بل. اس میں فائبرائزیشن کے اوپر سب سے زیادہ شور ہے کہ پاکستان میں فائبر جو کنیکٹیوٹی ہے بہت کم ہے, اور اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ڈی ایچ اے, بحریہ یا اور بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, وہ یا تو انہیں بہت ہائی ریٹس لگاتے تھے یا ان کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں جو فائبر لے کرنے والی کمپنیز وہ جو کیبلز لے کرتے ہیں بالکل آپٹک فائبر, اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یا تو پارٹنرشپ کر لو. آئی مین وچ از ایکچولی گوئنگ, ان کو لیے ایک ڈسٹربنگ بزنس, ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں تھا. ریلوے والوں نے بہت ہائی ریٹس لگائے ہوئے تھے, سب سے زیادہ ریلوے کی پرابلم تھی, سول ایویشن, این ایچ اے بھی. تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا, سب کی ڈیمانڈ تھی کہ فائبر از اے نیڈ آف ٹائم, اس کو فری کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اب اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز شامل ہو گئی, تو اس کا مطلب اب ڈی ایچ اے, تو بیسکلی آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو محسوس ہوئی ضرورت کہ فائبر کیبل لے کرنے کے لیے ہاؤسنگ یہ ٹیلکوز کو کسی کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ ضرورت ہے اور شہریوں کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ سب سے بیسک, اب تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے, تو اس میں صرف ٹیلی کام کمپنیز نہیں ہیں, آئی مین جو فائبر لے کرنے والی الگ کمپنیز بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہیں لیکن وہ زیادہ ہیں, جیسے کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں, نیئرٹیل ہے, اسٹارم فائبر اور پی ٹی سی ایل کا بھی ہیں. یہ پی ٹی سی ایل کی مطلب مین کمپنی سے ہٹ کے ایک سبسیڈری ہے. تو یہ جو ٹیلکوز اپنا خود وہ اتنے فائبر لے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ایک زیادہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ان کا اپنا ایک کام ہے, ان کا بھی ہے. تو یہ دو بٹوین دا ٹو ٹاورس ایک فائبر کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, اس سے ایک اچھی کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے. یہاں تک تو یہ بل ٹھیک تھا. دا اسٹرینج پارٹ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ایگریسولی ہیں پیپلز پارٹی والے, جو فرسٹ ڈرافٹ آیا تھا وہ آیا تھا جنوری 2026 میں. اس میں پیپلز پارٹی والوں ہی کا اعتراض تھا کہ دا فائن واز, جو اس کو اب ہم 5 کروڑ کہہ رہے ہیں, اٹ واز 1 ملین, 10 لاکھ. اچھا, انہوں نے اور ممبرس نے, جس میں اور امین الحق صاحب از ایکچولی دا چیئرمین آف دا کمیٹی. امین الحق صاحب ایم کیو ایم والے جو ماضی میں آئی ٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے ان سب کی کنسنسس سے نوید قمر صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا. آخر کر یہ پھر فیبری میں میٹنگ ہوئی, مارچ میں جا کے ایونچولی دا تھرڈ ڈرافٹ واز اپرووڈ. اس میں یہ 50 ملین تک چلا گیا. تو انکریز کیا ہے انہوں نے. اوور آل پیپلز پارٹی نے اس کو ہارش بنایا ہے.
अच्छा, आप कह रहे हैं बट मुझे बताया गया कि नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो ही इज़ पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टीज़, अपनी जो है ना वो लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी, पीपीपी, अच्छा। पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेटिव कमेटी। ठीक। तो जो बिल्स को ये लोग जो सारे के सारे उसको एक स्क्रूटनी करते हैं, ये उसमें हैं, उसके बल्कि सरबराह हैं आई सपोज। अच्छा। तो इसलिए इनके पास था ही, इन्होंने देखा वहाँ पे जो चीज़ टोटली मिस होती गई कमेटी में भी। अब ये सारी बातें हो रही हैं कि जैसे प्राइवेट पार्टी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने चेक की। टावर वाज द मिसिंग थिंग, कि टावर्स इन्होंने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे ये बात जैसे मैं फिर जी, आपकी कहानी में भी लिखा होता, मीनुल हक साहब कह रहे थे कि ये हमने ओवरलुक कर दिया कि सिर्फ केबल होनी थी, फाइबर होना, वो फाइबर केबल होनी थी, टावर्स गलती से रह गए। हाँ, अब वो टावर वाला जो वर्ड है, टावर एंड इक्विपमेंट, ये फर्स्ट ड्राफ्ट में भी था, सेकंड ड्राफ्ट में भी था, और जो फाइनल ड्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ, अप्रूव हुआ बाय द कमेटी मार्च में, उसमें भी हुआ। अब नाउ इट लुक्स फिशी कि बिल्कुल बजट से एक दिन पहले बिल आया असेंबली में और पास हो गया, तो जबकि सबकी तवज्जो बजट पे थी। बजट। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये रोकूंगी। अब ऑब्वियसली समथिंग इज़ फिशी एट द लेवल ऑफ द पार्लियामेंट, बट सवाल ये भी उठता है कि आईटी मिनिस्ट्री इसमें क्या कर रही थी? लॉ मिनिस्ट्री, मतलब कि लॉ मिनिस्टर को आप कहना कि जी क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई आपका तो काम है ये। और तीसरी बात, कैबिनेट ने भी तो अप्रूव किया, तो इन किसी ने इसमें, मतलब कि पीपीपी का तो जो रोल है ही सही, हुकूमत की भी इनकॉम्पिटेंस या फिशीनेस, जो आप उसको कहना चाहिए, वो भी कम नहीं है। यू हैव मिस्ड वन मोर थिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये भी एक कैबिनेट कमेटी है जो लॉज को वेट करती है। हाँ, अच्छा। तो यानी ये भी एक मिस हुआ इनसे, लॉ मिनिस्ट्री के पास गया, यानी पहले मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, लॉ, क्योंकि गवर्नमेंट बिल है, लॉ मिनिस्ट्री, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, फिर कैबिनेट, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी। सब ने ये बहुत बेसिक पॉइंट मिस किया कि जो कि मिस किया, और ये हम यकीन कर लें। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अब कह कुछ भी नहीं सकते, बट मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि इसमें पार्लियामेंट का तो जो रोल है ही सही, मगर हुकूमत का भी कोई कम नहीं है। और शज़ा फातिमा साहिबा से भी ये सवाल होना चाहिए कि ये कह देना कि हम देख रहे हैं और हम कंसेंसस करें, तो आप पहले आपकी मिनिस्ट्री कहाँ थी? इसमें जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ जो टावर्स के ऊपर अब बाद में आई है, पहले तो दे यूज्ड टू ओनली टॉक अबाउट फाइबराइजेशन एंड द क्वेश्चंस, खामखा के जो क्वेश्चंस रेज होते रहे ना स्टैंडिंग कमेटी में भी, कि जी आप किसी के घर में से फाइबर कैसे डाल सकते हैं। व्हाट दे मिस्ड इज, अब जो मिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओवरलुक मिस, जो कि वो खुद कह रहे हैं, तो देर आर अराउंड 50,000 टावर्स, एवरेज एक टावर का 10 लाख से 20 लाख रुपए सालाना किराया देती हैं कंपनीज। 50,000 टावर्स में से जैज़ के सारे टावर्स अपने ऑफलोड कर चुके हैं टू सम कंपनी, और वो एंग्रो की इंफ्रा शेयर को वो बेच चुके हैं। हाफ ऑफ द टावर्स आर ओन्ड बाय, अब यूफोन टेलीनॉर एक कंपनी हो गई है, और जोंग, ये 2 टेलीकॉम कंपनीज के हो गए। बाकी हाफ जो है ना वो 4 कंपनीज हैं, ई.को, तवाल और टावर पावर। तो इन 4 कंपनीज के पास, इन 4 कंपनीज, ये प्राइवेट कंपनीज है जो कि टावर शेयरिंग पे काम करती हैं, यानी कि एक टावर है इन कंपनी का। व्हाट्स द पॉइंट कल्बे साहब, इट डजंट मैटर कि किसकी कितने टावर्स हैं। माय पॉइंट इज कि 50,000 टावर्स हैं, इसमें से अगर एवरेज 10 लाख से 20 लाख हम लगाते हैं, तो विच मीन्स कि एक साल के 50 to 100 बिलियन रुपीस ये किराए पे दे रहे हैं। आफ्टर दिस बिल वो फ्री हो जाएंगे। फ्री कैसे होंगे? मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, अब गवर्नमेंट के किसी भी लैंड पे, इसमें बिल में लिखा है इन द लॉ कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड टेलीकॉम पावर हर पब्लिक प्रॉपर्टी पे लगाया जा सकता है। तो मैं किसी पार्क के कोने में लगाता हूँ और नीचे जनरेटर लगा लेता हूँ, अगर सीडीए वाले रोकेंगे तो सीडीए को सेक्रेटरी आईटी 50 करोड़ जुर्माना कर सकता है। इसी तरह वो हर एंटिटी पे 50 करोड़ जुर्माना कर सकते हैं सेक्रेटरी आईटी साहब। एक लिमिट के बाद वो जो भी एंटिटी हैं, चाहे वो कैंट बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं या सीडीए के हैं, या इवन अगर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर लगाया जा रहा है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक बिल्डिंग पे, तो वो एक लिमिट के बाद वो क्यों लड़ाई करेंगे? यानी कोर्ट कैसे या इसको फाइट तो नहीं करेंगे ना, वो जुर्माना दे सकते हैं 50 करोड़। अब सीडीए ऐसे तो नहीं देगा जुर्माना, या तो कोर्ट में जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अलाउ कर देंगे। इवेंचुअली ऑल दीज टावर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।